नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज लोक प्रशासन के एक नए अंक के साथ। तो लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भाई लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और एक विषय किस तरह से चुनना चाहिए, इसके बारे में बात थी। तो अब बात होती है कि कभी कभार कोई आदमी कहता है कि एक आध टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लाया हूँ, लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का विकास ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लोक प्रशासन के बारे में एक ओवरऑल एक अच्छी समझ देगा कि लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस किस तरह से लोक प्रशासन आगे बढ़ा, उनमें क्या क्या बातें हुई, उन सब के बारे में एक छोटा एक कहना चाहिए ग्लिम्स, एक हल्की झलक देगा आपको, है ना। तो उसके माध्यम से आप थोड़ी बहुत इसे पहचान सकेंगे। बाकी कुछ और वीडियोज रहेंगी इसमें, जिससे आप कम से कम जब निर्णय लेना हो तो ऐसा नहीं हो कि एक वीडियो या दो वीडियो के आधार पर, ठीक ठाक वीडियो, सफिशिएंट वीडियो इसमें आएंगी जिसके आधार पे आप ये डिसीजन ले पाए कि भाई लोक प्रशासन एक अच्छा सब्जेक्ट है नहीं है क्या नहीं है। तो भाई जिस तरह की भी आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं वो सब सॉल्व हो सके, इस बात का प्रयास मेरा है। तो आज उसी कड़ी में मैं चाह रहा था कि भाई लोक प्रशासन का विकास आप पढ़ें, क्योंकि ये एक कहना चाहिए जैसे कि कोई टॉपिक होता है, जैसे की टॉपिक कहना चाहिए, है ना, मुख्य ऐसा टॉपिक जिसकी सहायता से हम पूरे इस विषय को एक उसकी झलक देख सकें। तो एक की टॉपिक के तौर पर मैं इसको लाया हूं, ताकि आपकी एक मतलब जो भी समस्याएं, जो भी दुविधाएं, जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक पर। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्या है, लोक प्रशासन का विकास। तो यहाँ लोक प्रशासन का विकास कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन का सबसे पहला जवाब 1887 में प्रारंभ हुआ लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर। लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर हमने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया 1887 में। 1887 में ही स्टार्ट किया, ऐसे कैसे पता चलता है, तो आप समझिए क्या है। वुडो विल्सन, वुडो विल्सन, इन्होंने एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का अध्ययन। ये इसी को कह सकते हैं प्रशासन का अध्ययन। तो ये जो लेख था, इसमें इन्होंने एक विशेष बात कही थी, एक विशेष बात समझाने की कोशिश की थी लोगों को। जो इनको समझ में आ गया था वो लोगों को समझाने की कोशिश की थी। और उस समझाने की कोशिश ने पहली बार ये बताया कि लोक प्रशासन को एक विषय के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन थे जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की इस लेख के माध्यम से? ये थे राजनीति शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर, प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। कहाँ थे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, तो अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो ये राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या जरूरत थी इनको ये लिखने की, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या क्या जरूरत थी इनको कि लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर ये सोचते कि लोक प्रशासन एक विषय को पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि उस समय जो समस्याएं पैदा हो रही थी उस समाज में, उस देश में, यानी अमेरिका में, चूंकि ये लोग अमेरिकन है तो अमेरिका में जो समस्या पैदा हो रही थी, जो यूरोप में चीजें देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासक वर्ग है, चाहे जितना अच्छा निर्णय ले ले,
चाहे जितनी अच्छी चीजें लिख दे कि हम अपने देश को ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजों को देने वाले हैं, लेकिन देखा यह जाता था कि जब वो इम्प्लीमेंट होता था, लागू किया जाता था, तो उसके लागू करने में कहीं ना कहीं परेशानियां थी, है ना। तो लागू होने में परेशानियां थी, जिसके कारण से जो सोचा जाता था वो चरितार्थ नहीं होता था। जो सर्विस जनता को ये देने की कोशिश करते थे जो नेताजी लोग हैं, वो जो सर्विस चाहते थे कि जनता को मिले, जिस उद्देश्य को लेकर वो कोई निर्णय लेते थे, वो उद्देश्य फुलफिल ही नहीं होता। तो ये बात सोचनीय हुई कि भाई हम बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक क्या होता नीति बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छा संविधान हमने बनाया हुआ है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि जनता को बेहतरीन सुविधाएं मिले, उसके बावजूद जनता को बेहतरीन सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कारण ढूंढ लिया, है ना, इस समस्या का एक कारण ढूंढ लिया। क्या कारण ढूंढ लिया? कारण ढूंढा, बोला निर्णय लेने वाला विषय, निर्णय लेने वाला विषय को हम राजनीति शास्त्र के तौर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस निर्णय को लागू करना, निर्णय को लागू करना, यह किसका काम है? प्रशासन का। और इसको एक विषय के तौर पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक विषय, इस पर पूरा ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। हमारा सारा ध्यान निर्णय कैसे लिया जाता है उस पर है, हमारा ध्यान इस बात पे है ही नहीं है कि निर्णय को लागू कैसे किया जाता है। जब तक हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हम चाहे जितना अच्छा संविधान बना लें, चाहे जितनी अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कर लें, लेकिन कुल मिला के क्या है, जनता को वो चीज मिलनी नहीं है। मिलेगी केवल तब जब क्या है, ये चीज अच्छे से पढ़ी जाएगी। यानी ये क्या है, इसको एक अलग विषय के रूप में इसकी स्थापना की जाए और इसे पढ़ा जाए, न कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बस ऐसे ही किसी तरह से काम चलाऊ तरीके से पढ़ लिया जाए, बल्कि इसे अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। अब यहां पर ये समझिए, अभी भी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में राजनीति शास्त्र के एक चैप्टर के तौर पर या कुछ चैप्टर्स के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक सेपरेट विषय के रूप में आज भी हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज जो पढ़ाता है, वो इनको इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता। तब आप समझ रहे हैं क्या है कि ये पहली बार इन्होंने 1887 में अपना लेख प्रशासन का अध्ययन लिखकर इन्होंने ये वकालत की। पहली बार स्पष्ट रूप से किसी ने कहा कि भाई इसको अलग से पढ़िएगा, तभी काम बनेगा और तभी आपकी ये समस्याएं दूर होंगी, अदरवाइज ये समस्याएं दूर नहीं होने वाली। तो इसलिए इनको लोक प्रशासन का जनक कहा गया और इस लेख के प्रकाशन को हम प्रारंभ बिंदु मानते हैं लोक प्रशासन विषय का। इसलिए कहा कि 1887 में लोक प्रशासन जो विषय है उसका विकास प्रारंभ होता है। अब 1887 से आज 2025 में है, तो ये लगाइए कितने साल का हो गया। तो भाई बीच में 100 साल गुजर गए, ये 25 साल हो गए, 125 साल और प्लस उधर 13 साल, तो 125 में आप 13 और जोड़ लीजिए तो 125, 135 और 3 138 साल, लगभग 138 वर्षों पुराना है ये। 138 वर्ष हुए जब से हम इसे पढ़ने लगे, ठीक है। और ये वुडरो विल्सन की देन थी। वुडरो विल्सन को मैंने बता दिया वो कौन थे, राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। अच्छा बात क्या है, राजनीति शास्त्र विषय के प्रोफेसर को ही इसे समझना था, क्योंकि ये तो उन्हीं का सब्जेक्ट मैटर था ना, इसीलिए उन्हीं को समझना था। और अमेरिका में ये समस्या डेवलप हो रही थी, इसीलिए अमेरिका में ही क्या है इस चीज का, ये सब्जेक्ट का उदय हुआ। तो ये हुआ कि भाई अमेरिका में ही क्यों हुआ, क्योंकि भाई समस्या वहां थी तो समाधान वहां आएगा ना। तो समस्या समाधान पैदा करती है, समस्या है तभी समाधान होगा, समस्या समाधान की जननी। तो यहाँ पर क्या है कि समस्या वहां थी तो समाधान वहां पैदा हुआ। तो और वहां के प्रोफेसर ने इसके बारे में सोचा।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि 1887 में इसका विकास हुआ, पहली बार इन चीजों के बारे में सोचा गया, और ये थे वुडरो विल्सन जिन्होंने पहली बार इस चीज की वकालत की। इसलिए वुडरो विल्सन को हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन का, यहाँ ये जो वुडरो विल्सन है इनको क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन का पिता, लोक प्रशासन का पिता। ठीक है, तो ये हो गए भाई साहब लोक प्रशासन के पिता। और ये हो गया ये लेख का जो प्रकाशन हुआ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का अध्ययन जिसे कहते हैं, ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, और ये छपा 1887 में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नाम का एक मैगजीन थी जो क्वार्टरली आती थी, तो उसमें छप गया। तो ये क्या है, ये यहाँ पर चूंकि विश्वविद्यालय का अपना मैगजीन जो होती है उसमें छपा, तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेख जो पहली बार छपा, वहां से हम इसका प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। तो यहां हुआ प्रारंभिक बिंदु। अब बात करते हैं उन चरणों की जिन चरणों से गुजर के आज वर्तमान की स्थिति में लोक प्रशासन खड़ा है। तो आज वर्तमान तक लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे। अब एक एक चरण इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर प्रथम चरण की बात हम लोग कर लेते हैं। प्रथम चरण हो गया, ठीक है। प्रथम चरण कहां से हो गया, 1887 से चालू हुआ, और कहते हैं 1926 तक। विद्वानों ने इसे बांटा है, तो कहा है कि 1926 तक ये चरण था। इसको क्या कहते थे, तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इसको कहा गया राजनीति प्रशासन द्विविभाजन 1887 से 1926 तक। तो भाई पहली वकालत किसने की, तो हमने पहले देख लिया वुडरो विल्सन ने की। ठीक है, इन्होंने वुडरो विल्सन ने क्या किया, कहा कि दोनों की कार्य प्रकृति, एक है राजनीति शास्त्र और एक है प्रशासन या लोक प्रशासन। दोनों की कार्य प्रकृति में अंतर है, कार्य प्रकृति। इसकी कार्य प्रकृति क्या है, निर्णय लेना, निर्णय लेना। इसकी कार्य प्रकृति क्या है, निर्णय को लागू करना, निर्णय को लागू करना। क्योंकि दोनों की कार्य प्रकृतियों में अंतर है, इसलिए दोनों में विभाजन होना चाहिए। इस बात की वकालत उन्होंने की, अपने लेख में की। यहां तक हम लोगों को जानकारी है। तो पहली चीज, पहली वकालत हमको जानकारी है। दूसरा प्रमुख व्यक्ति जिसने इसकी वकालत की, उनको कहते हैं फ्रैंक गुडनाउ, फ्रैंक गुडनाउ। अब देखिए, अमेरिका में विकसित हुआ तो अमेरिकन लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अमेरिकन नाम ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए भी कभी कभी लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, विदेशी विषय है। अरे विषय विदेशी देशी नहीं होता, बस नाम है कुछ, उनको अगर जान लेते हैं बस विषय, उसके बाद तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देके काम कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देके भी आगे बात करूंगा, तो बताऊंगा। देखिए, फ्रैंक गुडनाउ, इन्होंने क्या है आगे चल के सन 1900 में इन्होंने भी अपनी बात रखी। इन्होंने कह दिया कार्य प्रकृति के आधार पर, इन्होंने कहा, इन्होंने भी यही बात कही कि दोनों को अलग कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि कार्य प्रकृति के अंतर के आधार पर। इन्होंने संस्था के अंतर के आधार पर कहा, संस्था, संस्थात्मक व्यवस्था के आधार पर, या संगठन, या इसे कहते हैं संगठन, संगठन के आधार पर कहा। इन्होंने क्या कहा, देखो एक होती है विधायिका जो निर्णय लेने वाला काम करती है, क्या करने का काम करती है, निर्णय लेना, और एक होती है कार्यपालिका। ठीक है, ये निर्णय को लागू करना। तो ये संस्थाएं अलग अलग हैं, एक का नाम विधायिका, एक का नाम कार्यपालिका। इसलिए
इनके काम अलग है, इनके काम अलग है, तो दोनों को विभाजित करके पढ़ना चाहिए। तो कहा तो इन्होंने भी कि विभाजित करके पढ़ना चाहिए, पर क्या है, इन्होंने संस्था या संगठन के आधार पर विभाजन का पक्ष लिया, ना कि कार्य प्रकृति के अंतर के आधार पर, बल्कि संस्थाओं के अलग होने के आधार पर इस तरह का निर्णय लिया, और इन्होंने सन 1900 में इस बात को रखा। ठीक है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया, अमेरिका में लोक प्रशासन विषय पर अमेरिकन जो स्टडी थी उस पर काम किया। दुनिया में लोक प्रशासन विषय पर अपने विचार नहीं रखे, बल्कि अमेरिका में लोक प्रशासन क्या है उसके विषय पर अपने विचार रखे, इसलिए इनको अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। क्या? अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता, अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता। तो अभी मैंने बताया कि पहले वाले ये हैं वुडरो विल्सन, जो लोक प्रशासन के पिता कहलाए ओवरऑल पूरी दुनिया में, और ये चूंकि अमेरिका पर विशेष तौर पे इनका फोकस था, इसलिए अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कहलाए। ठीक है। तो ये दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, कि इन्होंने वही बात कही जो वुडरो विल्सन ने कही, बस बात अपने अलग तरीके से कही, अलग अंदाज में कही। ठीक है। अब बात हुई कि अगला स्टेप क्या था, तो अगले स्टेप में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आपको यहां पर मिलेगा। तो अगले पेज में हम लोग इसे कर लेते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम मिलेगा एल डी वाइट। याद कर लेना है इनका नाम, एल डी वाइट। ठीक है। एल डी वाइट ने क्या महत्वपूर्ण काम किया, इन्होंने भी एक किताब लिखी, बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब लिखी, और ये किताब क्या है, लोक प्रशासन विषय पर लिखी गई प्रथम पाठ्य पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। क्या है? लोक प्रशासन विषय पर, लोक प्रशासन विषय पर लिखी गई प्रथम पाठ्य पुस्तक। भाई अब तक सब लोग एम्फेसाइज कर रहे थे कि राजनीति शास्त्र से लोक प्रशासन अलग है। अलग तो है, पर अलग में तो राजनीति शास्त्र के पास तो बहुत सारी किताब है, लोक प्रशासन के पास किताब नहीं थी। इन्होंने किताब लिखने के माध्यम से उस बात को कहा, हाँ जी ये देखिए अलग है, उसमें दूसरा चीज पढ़ रहे हैं और इसमें दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, पहली बार इन्होंने बता दिया, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे। तो यहां तक व्यवस्था आई, यहां तक के काल को विद्वानों ने बांटा कि ये प्रथम चरण था। ठीक है। तो विद्वानों ने इसको प्रथम चरण के रूप में बांटा। अब क्या है, किताब लिख गई है, तो किताब में क्या लिखना है ये महत्वपूर्ण हुआ दूसरे कार्यकाल में, कि किताब में लिखना क्या है ना। किताब में इन्होंने पहली किताब लिखकर बता दिया कि देखो ये है बाउंड्री इसकी। अब इसी विषय पर बहस आगे बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने पिछली बात को एम्फसाइज किया कि भाई विभाजन तो है और इसके लिए किताब लिखनी जरूरी है, तो इन्होंने किताब लिखा। और अब चूंकि किताब लेखन का दौर चल पड़ा, इसलिए इनको क्या है, अब दूसरा जो चरण है उसको यहां से आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यहां से क्या है, ये पहला एरा एंड होता है 1926 में, जब ये किताब आ गई। उसके बाद क्या है, 1927 से 1937 के काल को हम द्वितीय द्वितीय चरण कहते हैं। तो द्वितीय चरण में जब हम लोग पहुंच रहे हैं, तो द्वितीय चरण का नाम क्या रखेंगे, तो यहां क्या है, सिद्धांत निर्माण का काल। क्या रखा?
सिद्धांत निर्माण का काल, ये इसका टाइटल है, सिद्धांत निर्माण का काल। किताबों में सबसे पहले क्या है भाई, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी थियोरी होती है ना, उसके थिंकर होते हैं, उसकी थियोरी होती है, उसके सोचने समझने वाले लोग होते हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो वो थियोरी सबसे पहले ली जानी थी और उन लोगों ने अपने सिद्धांत गढ़े। तो सबसे पहले ये हुआ। तो जिन लोगों ने सिद्धांत गढ़े उनमें एक प्रमुख नाम था फ्योल। उनमें एक प्रथम नाम था फ्योल, फ्रांस के थे फ्योल। क्या काम था इनका, एक कंपनी चलाते थे। उस कंपनी जिसको ये चलाते थे, वो कंपनी इनको चलाने को तब मिली जब वो कंपनी लगभग दिवालियेपन की कगार पे थी, लगभग कोलैप्स हो चुकी थी कंपनी। इनको चलाने को मिला, इन्होंने चलाया और दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में उसे तब्दील कर दिया। मतलब अगर कोई आदमी इतना कैपेबल है कि एक दिवालिया कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी में तब्दील कर दे, और थोड़ा मोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी में तब्दील कर दे, तो पक्की बात है उसने कुछ तो है, सब्सटेंस है ना। तो उसने जो कंपनी, जिस तरीके से कंपनी का प्रशासन किया, उसके लिए एक किताब लिखी कि कंपनी का प्रशासन उसने कैसे किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया, 14 नियम लिखे कि इन नियमों या सिद्धांतों को मानते हुए, ये नियम या सिद्धांत है, इन्होंने इन नियमों या सिद्धांतों का वर्णन किया उस किताब में, और कहा ये 14 वो गोल्डन रूल या गोल्डन थ्योरी है जिसकी मदद से कोई भी सिस्टम को, मतलब खराब से खराब सिस्टम को बेहतरीन बनाया जा सकता। ठीक है, तो इनकी किताब को उसमें शामिल किया गया, मिस्टर फ्योल की किताब को शामिल किया गया। फिर अमेरिका, जहां पर मूल रूप से लोक प्रशासन उदय हो रहा था, वहां के विद्वानों की लिखी गई किताबें, जैसे यहां पर क्या है, गुलिक। अच्छा, सारी किताबों का नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके, क्योंकि एक साथ बहुत सारा अगर हम फैक्ट 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 आपके दिमाग में टांग देंगे ना, तो एक तो नाम नए नए हैं, फिर ढेर सारे फैक्ट टांग देंगे तो क्या होगा, दिमाग थोड़ी बोझिल हो जाता है। तो कुछ चीजें हम लोग बाद के लिए रखेंगे, धीरे धीरे करके उन चीजों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही समझ रहा है कि क्या किताबों का नाम है, क्या कैसे परिभाषा दी, क्या बात कही इन्होंने, बहुत सारी बातें हम लोग स्किप करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं केवल उतनी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 14 नियम दिए, तो मिस्टर गुलिक थे अमेरिका के, उन्होंने 10 नियम दे दिया। तो एक इनके साथ ही काम करते थे, वो उर्विक थे। उर्विक जी ने कहा कि नहीं जी, 8 नियम होते हैं, 10 नहीं होते, 8 होते हैं। अच्छा, उर्विक जी अध्ययन करते रहे, कुछ दिन बाद बहुत सारे विद्वानों ने जब नियम दे दिए, इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो बाद में कहा नहीं जी, 8 नियम नहीं होते, 29 नियम होते हैं। उर्विक जी से पूछा गया था 29 नियम फाइनल, बोलते हैं नहीं नहीं, और नियम होते हैं, कुछ और नियम होते हैं। मतलब ये फाइनल नियम नहीं बता पाए, है ना, कि कितने नियम होते हैं एक संगठन को चलाने के, 10 20 30, संख्या नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने शुरुआती दौर में कितने नियम, तो इन्होंने कहा 14 नियम से बहुत बढ़िया संगठन चल जाएगा। इन्होंने कहा 10 नियम चलाइए, बहुत बढ़िया संगठन चल जाएगा। इन्होंने कहा 8 नियम चलाइए, बहुत बढ़िया संगठन चल जाएगा। ऐसे थे मुने और रैले, मुने एवं रैले। इन्होंने कहा 4 ही नियम पर्याप्त हैं, बहुत ज्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात होती है, ये जो नियम है, ये नियम कैसे हैं, क्या इनकी कंपनी पे लागू होते हैं या सरकार में लागू होंगे या जिले के प्रशासन में लागू हो पाएंगे क्या? तो कहते हैं हाँ, कहीं भी लागू हो सकते हैं, हर तरीके के संगठन में, चाहे लोक हो चाहे निजी हो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला काम जो किया, इन्होंने नियम दिए। नियम
दिया दिया इन्होंने, और ये कहा कि नियम सर्वव्यापी आधार पर लागू होंगे। तो आपने देखा नियम, और इन्होंने नियम को क्या कहा, अगले पेज पे ले लेते हैं। पहली बात वहीं से वहीं कंटिन्यू है कि नियम सर्वव्यापी आधार पे लागू होंगे। सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सर्वव्यापी शब्द लिखा ना, तो अब पता चला कुछ लोग यही इसी में फंस जाए। सर्वव्यापी सर्व क्या है, तो ये समझ लें सर्वव्यापी क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या, कोई चीज ऊपर को फेंको तो नीचे आ जाएगी, तो पृथ्वी खींच लेती है उसको। तो अच्छा, ये केवल भारत में थोड़ी संभव है, ये तो आप अमेरिका चले जाओ वहां भी ऐसा ही है ना। आप नॉर्वे चले जाओ वहां भी ऐसा ही है, कोई चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये जैसे लगता है वैसे, जैसे भारत में लगता है वैसे अमेरिका में लगता है, वैसे नॉर्वे में लगता है, किसी देश में कम ज्यादा थोड़ा लगता है। ठीक है, तो यही समझना है कि नियम क्या होता है, सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त है। पूरी दुनिया में किसी भी तरह के संगठन में ये व्याप्त हैं। तो इसे और अच्छे तरीके से आगे कहा गया कि लोक संगठन हो यानी सरकारी संगठन हो या निजी संगठन, दोनों के लिए काम करते हैं। क्या है, लोक संगठन या लोक प्रशासन, सॉरी, लोक प्रशासन या निजी प्रशासन, दोनों के लिए कार्य करते हैं। दोनों के लिए कार्य करते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में कोई अंतर नहीं है। प्रशासन तो प्रशासन होता है भाई, एक तरीके से चलता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से लागू होते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है कि ये प्रशासन है वो प्रशासन है। हम कंपनी चला रहे तो दूसरी तरह से चलाएंगे, हम जिला चला रहे तो दूसरी तरीके से, ऐसा नहीं है। यही नियम सब जगह काम करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अब मैंने अभी विज्ञान का नियम बताया कि जैसे पूरी दुनिया में लागू होता है, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे नॉर्वे में हो, एक ही तरीके से नियम लागू होता है। क्योंकि इसके भी नियम ऐसे ही इन्होंने बताया कि सब जगह लागू होते हैं, हर तरीके के संगठन में लागू होते हैं, हर देश में लागू होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो साइंस है तो ये भी साइंस है। साइंस की एक विशेषता होती है कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। जो एक बार है वो है, जो नियम है वो देश काल परिस्थिति से कहीं कोई बदलेगा नहीं, वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो विज्ञान, तो इसको कह दिया गया कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, कला का विषय नहीं है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, ऐसी बात कही। अब क्या है, लोक प्रशासन विज्ञान, तो यहां पर पहली बात तो ये लोग कर आए कि लोक प्रशासन विज्ञान है। अब बात होती है पिछले वाले जो चरण था उसमें क्या था, लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र से विभाजन। क्या ये लोग भी लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र से अलग मानते थे? हम मानते थे। किस आधार पे मानते थे, जो फ्रैंक वुडनाउ ने बताया या जो उन्होंने बताया, जो क्या नाम है, वुडरो विल्सन ने बताया? नहीं नहीं, ये उन आधारों पे नहीं मानते थे, इनका अपना आधार था। बोले ये विज्ञान है, वो कला है ना, वैज्ञानिकता के आधार पर उसको अलग मानते थे। तो यहां पर क्या है, विज्ञान होने के कारण, विज्ञान होने के कारण ये द्विविभाजन का समर्थन करते थे। राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया जाना चाहिए। तो विज्ञान होने के कारण राजनीति एवं प्रशासन का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, तो विभाजन को भी स्वीकार किया, लेकिन वैज्ञानिक होने के आधार पे इनका पूरा दावा क्या है, ये हम नियम ऐसे बनाएंगे जो पूरी दुनिया में लागू होंगे। ठीक है, और एक साइंस डेवलप कर रहे हैं, एक साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और इसलिए कहा कि उसको कला से अलग कर देना चाहिए और एक साइंस का सब्जेक्ट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो बोले साइंस के सब्जेक्ट में जिसके लिए ये नियम बना रहे हैं, तो जो नियम बना रहे हैं वो किस लेवल के नियम बनाए जा रहे हैं, ये भी एक बात है यहां समझने वाली, कि ये जो नियम है वो किस लेवल पर लागू होंगे, पूरे संगठन के अंदर लागू होंगे या संगठन के किसी स्पेसिफिक जगह पे लागू होंगे। बोला संगठन में प्रबंधकीय स्तर पर इसे लागू करना चाहिए। भाई एक होता है क्लर्कियल लेवल, मिडिल लेवल, एक होता है प्यून एंड जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी काम करते हैं वो। तो क्या प्यून के लेवल तक लागू होता है या केवल ऊपर के लेवल तक? बोला केवल ऊपर के लेवल तक। प्रबंधकीय स्तर तक ही लागू होता है, प्रबंधकीय स्तर तक ही लागू होता है, ये बात कही। अब बात होती है कि प्रबंधकीय स्तर में कौन कौन से काम हैं जिसको पढ़ना चाहिए। प्रबंधक स्तर में अगर ये लागू होता है, प्रबंधक स्तर को ही लोक प्रशासन में पढ़ा जाना चाहिए, और उसी के लिए प्रबंधक स्तर को बेहतर बनाने के लिए, यानी प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमें नियम बनाने की जरूरत है या जो भी सिद्धांत गढ़ने की जरूरत है, वो प्रबंधकीय स्तर को बेहतर बनाने के लिए करने की जरूरत है। इनसे पूछा गया भैया काम बता दीजिए प्रबंधकीय स्तर में कौन कौन से काम होते हैं। फ्योल ने बताया, फ्योल इन्होंने बताया PO ट्रिपल सी, इन्होंने इस तरह से PO ट्रिपल सी कह दिया। तो ये क्या है? एक्रोनिम, संक्षिप्ताक्षर। हर शब्द का अपना मीनिंग है। इसका क्या है? प्लानिंग। ठीक है। दूसरा O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या है? संगठित करना। फिर तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। फिर अगला क्या है? कमांडिंग। फिर अगला क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सब शब्द का हो गया, तीनों सी का हो गया, ये सी, ये सी, ये सी हो गया, और ओ का हो गया, पी का हो गया ना। तो ये क्या है? नियोजित करना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? नियोजन, प्लानिंग करना, नियोजित, नियोजित करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? संगठित करना, संगठित करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वित करना, समन्वित करना। कमांडिंग का मतलब है आदेश देना। कहीं कहीं लिखा होगा समादेश देना, आदेश देना, समादेश देना। कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण करना। तो इतने काम ही होते हैं जो मैनेजर को करने चाहिए, इतने काम अच्छे से कर लीजिए उन्हीं के लिए, मतलब इतने काम करने के लिए सिद्धांतों का विकास हमको करना है। मैनेजर इतने काम करता है, इतने काम करने के लिए हमारे पास 14 नियम बने हुए हैं इन कामों को करने के लिए, बेहतर करने के लिए। ठीक है। तो इन कामों को बेहतर करने के लिए फ्योल ने बताया, हमने 14 नियम बता दिए। उन नियमों की सहायता से इन कामों को यदि आप करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्लास का हो। ठीक है। तो गुलिक, इनसे ज्यादा जो एक एक्रोनिम फेमस हुआ वो था गुलिक का। अच्छा इसको क्या है, कभी कभी कोई कहता है पोकाक, भाई हिंदी में लिख देते ना, कभी पोकाक कभी पीकाक। तो पोकाक पीकाक अगर लिख दे हिंदी में तो ये समझ जाना ये फ्योल वाला। ठीक है। फिर अगला चलते हैं हम लोग। गुलिक। अब मिस्टर गुलिक क्या कर रहे हैं? तो गुलिक ने एक अलग एक्रोनिम दिया जिसको कहा गया पोल्ड कार्ब, पोल्ड कार्ब। ऐसे
हिंदी में देख लीजिए, पोस्ट कार्ब ऐसे लिखा मिलेगा, है ना। कभी कभी कोई आदमी पोस्ट कार्ड समझ लेता है, और समझ क्यों लेता है, केवल एक कारण से, पोस्ट कार्ड शब्द हमने सुना है, पोस्ट कार्ड शब्द तो हमने सुना ही नहीं, तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसा थोड़ी हो, पोस्ट कार्ड ही होगा ना। तो ये पोस्ट कार्ड नहीं है, पोस्ट कार्ड है, ठीक है। और ये एक्रोनिम है किस बात के लिए, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting, और B for budgeting, तो ये क्या है, इतने काम करने। उन्होंने 5 काम कहा, इन्होंने 7 काम कहे, ठीक है। तो ज्यादा तौर पे दुनिया में ये 7 काम फेमस है जो गुलिक ने बताए, फ्योल वाला भी फेमस है, लेकिन गुलिक वाला ज्यादा फेमस है। मतलब अगर दोनों में से आपको कौन सा लिखना है तो पोस्ट कार्ब लिख दीजिए, ठीक है। तो ये अगर सिंगल उदाहरण देना है तो पोल्ड का उदाहरण दीजिए, ना कि पीओसीसी ट्रिपल सी का उदाहरण, तो इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो ये कि ये पोल्ड का सबसे ज्यादा फेमस हुआ इस चरण में कि मैनेजमेंट को केवल इतने काम करने हैं, और उसके लिए बाकायदा नियम इन्होंने भी निर्धारित कर दिए, 10 नियम इन्होंने भी निर्धारित किए थे। बोला ये काम करने के लिए 10 नियम हमने बता दिया, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखना है और अपने काम करते रहना है, तो बढ़िया एक संगठन बन जाएगा। तो ये लोग अभी नियम बता रहे थे, काम बता रहे थे, किस लेवल के काम को ध्यान दिया जाना चाहिए, उस पर किताबें लिखी जानी चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए। अभी ये बात कर रहे थे कि एक नए विचारक सामने आए, उन्होंने कहा कि ये सब जो कह रहे हैं सब बकवास है। एक नए विचारक, उन्होंने जब इनके कामों को कहा कि ये सब गलत है, ये एकदम गलत ट्रैक पर हैं, एकदम गलत बात कह रहे हैं, तो ये कौन थे, हर्बर्ट साइमन थे। और जब उन्होंने अपने किताब के माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर पर किताब लिखी, है ना, जो क्या होता है कि संगठन में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है उस बात पे किताब लिखी, और इन्होंने किताब लिखकर बताया कि ये जो बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, नियम कुछ और है, ठीक है। वो कह रहे थे कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो साइंस, ठीक है, लेकिन ये जो जिस तरीके से उसके नियम बना रहे हैं वो तरीका भी गलत है, इसी कारण इनके नियम भी गलत हैं। तो ये कौन बात कह रहे थे, ये बात कह रहे थे हर्बर्ट साइमन। इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने जब ये बात कही तब से युग बदल जाता है, और ये युग बदला 1938 से और ये चला 1947 तक। और चूंकि इस काल में ये तृतीय काल है, तृतीय चरण, और इस चरण में पिछले चरण की बात को चैलेंज किया गया था, इसलिए इसे कहते हैं चुनौतियों का काल, चुनौतियों का काल, ठीक है। तो यह है चुनौतियों का काल। अब चुनौतियों का काल, इन्होंने क्या चुनौती दी, नियमों की सर्वव्यापकता, कि सभी जगह समान है, इसी कारण से विज्ञान है। इन्होंने कहा कि ये जो नियम बना रहे हैं ये सर्वव्यापी नहीं है, होना चाहिए नियम सर्वव्यापी तभी विज्ञान बनेगा, लेकिन ये भाई साहब लोग जिस तरीके से पढ़ लिख रहे हैं तो ये ऐसे नियम बना ही नहीं पा रहे हैं जो नियम सर्वव्यापी आधार पर लागू हो सके, यानी पूरी दुनिया में लागू हो सके, ऐसे नियम तो ये लोग बना ही नहीं रहे हैं। उसके लिए बहुत डीप रिसर्च की जरूरत है, ये बिना रिसर्च किए बना रहे हैं।
तो ये जो बना रहे हैं नियम, जिसको ये नियम कह रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में? इन्होंने कहा वो तो मुहावरे की तरह है, मुहावरे या तो वर्ब्स। उन्होंने इन्हें मुहावरे या प्रोवर्ब्स की संज्ञा दी और कहा कि मुहावरों में एक समस्या होती है कि वो जोड़े में या पेयर्स में आते हैं, और इनके नियम में भी यही समस्या है कि ये जोड़े में या पेयर्स में आते हैं, और एक भाग जो होता है वो दूसरे भाग का विरोधी हो जाता है। ठीक है, तो ये मुहावरे कहावतों में एक समस्या होती है। नियमों में ऐसी समस्या नहीं होती, एक नियम का विपरीत दूसरा नियम आप नहीं ढूंढ पाएंगे। जो एक नियम दूसरे नियम को काट दे, ऐसा नियम नहीं होता। नियम वो होता है जो एक नियम अगर बन गया है तो उसके खिलाफ दूसरा नियम नहीं बन सकता, उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरा नियम बनेगा, उसके खिलाफ नहीं बन सकता। जबकि मुहावरों में एक समस्या पाई जाती है कि मुहावरे जो बनते हैं उनके खिलाफ और उतने ही फेमस दूसरा मुहावरा मौजूद होता है। तो ये जो नियम इन्होंने कहा है, इन्होंने एक्चुअली ऐसे नियम बनाए हैं कि एक समाज में कोई नियम हो और दूसरे समाज में ठीक उसके विपरीत कोई नियम चल रहा हो, और दोनों ही इक्वली फेमस है अपने अपने समाज में। दोनों ही विपरीत बात कहते हो और दोनों ही इक्वली अपने अपने समाज में फेमस हो, तो ये सर्वव्यापी कैसे हुआ नियम? नियम तो ये हुआ कि चाहे जिस समाज में लागू कर दो एक ही तरीके से, चाहे जिस संगठन में लागू कर दो एक ही तरीके से, लेकिन इन्होंने कहा कि ये लागू नहीं हो रहे, प्रैक्टिकली लागू नहीं हो रहे। अब एक उदाहरण से समझिए, थोड़ी क्या होता है, थियोरेटिकल बातें जब करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि कम दिमाग में चढ़ता है, तो थोड़ी सी हम लोग क्या है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो प्रैक्टिकल उदाहरण से जरा इसे समझें। क्या होता है, हम बात करते हैं एक मुहावरे की, अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक मुहावरा है जो बहुत फेमस है, और कहा जाता है जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। देखो, एक अपॉर्चुनिटी आती है जीवन में, कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जाती है, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप समझिए आपके जीवन में हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी फिर कभी जीवन में लौट के ना आए, और आप हमेशा पछताते रह जाएं। इसलिए अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए, तभी आप उसको ग्रैब कर पाते हैं। तो जो लोग सफल हैं वो इसीलिए सफल हैं, कहा जाता है इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने राइट टाइम से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सही समय पर अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उसके साथ हो लिए, तो वो सफल हो गए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो ये फेमस जो वो कहावत है। अब इसके इक्वल, इसके इससे विपरीत कहावत की बात सुनिए। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा है कि कोई एक टाइम नहीं होता है, कोई एक समय नहीं होता है। मान लिया कि आप अभी तक बहुत अच्छा मेहनत आपने नहीं की है, हो सकता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप बहुत मेहनत ना करते हो, खूब घुमक्कड़ हो, आपका पढ़ने में मन न लगता हो, लेकिन अगर आज से लग रहा है, आज से आपको लग रहा है नहीं जी मैं तो आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो बस अब आप तैयार हो जाइए, लग जाइए। समय कहीं नहीं गया है, तो एकदम चिंता की बात नहीं है कि आपका समय चला गया है। भाई अब तो जब समय चला गया तो फिर कैसे ये काम बनेगा? तो कोई समय नहीं गया है, जब जागो तभी सवेरा। एक तरफ कहा जाता है अगर अपॉर्चुनिटी मिस देन मिस, और एक तरफ कहा जाता है कि नहीं जी जब चाहो तब अपॉर्चुनिटी तो ढेर हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार तो हो जाओ। तो क्या है, ये दोनों अलग अलग समय में कही जाने वाली कहावतें हैं, दोनों फेमस हैं, एक ही जगह पे भारत में दोनों फेमस हैं।
दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रही हैं। ये कहते हैं जो क्या नाम है आपके हर्बर्ट साइमन, तो नाम लिखा यहाँ पर, हर्बर्ट साइमन। मिस्टर साइमन ने जो बात कही, बस यही बात वो समझाना चाह रहे थे। वो समझाना चाह रहे थे एक चीज होता है पद सोपान, पद सोपान, और एक होता है नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र। क्या हुआ है, इत्तेफाक से ये दोनों ही नियम दिए गए हैं, जो अभी पीछे हमने कहा ना, फ्योल ने 14 नियम दिए, इन्होंने नियम, उन्हीं में से ये 2 नियम हैं। ठीक है, अब आप समझिए। अच्छा, पद सोपान क्या होता है? पद सोपान मतलब कोई संगठन का आकार कुछ इस तरह का होता है कि संगठन में नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, फिर ऊपर थोड़ी सी कम लोग, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी कम लोग, और यहां पर बॉस। ऐसा संगठन पिरामिड टाइप का होता है। अच्छा, जितना संगठन छोटा होगा उतना नीचे वाले कर्मचारियों तक इनकी पकड़ अच्छी होगी। तो संगठन को क्या करना चाहिए, जितना छोटा हो उतना अच्छा है। अब मान लीजिए कि इसी में 1 2 3 कई लेयर हो जाए, तो क्या इनका नियंत्रण नीचे तक उतना ही बढ़िया रह जाएगा? नहीं। तो क्या है, इसको छोटा होना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ ये नियंत्रण का क्षेत्र है। ये क्या कहता है? कहता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है, इसे कहते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। तो कहते हैं कम लोग होंगे तो अच्छा नियंत्रण हो पाएगा। अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे, मान लीजिए इनके अंडर में 50 आदमी रख दी जाए, तो 50 आदमियों को देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक आदमी के अंडर में 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, बड़े आराम से उन पर निगाह रखी जा सकती है। तो इसका मतलब है एक आदमी के अंडर में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होना चाहिए, कम से कम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, कम से कम लोगों को एक आदमी के अंडर में होना चाहिए। अच्छा, अगर कम से कम हुए तो क्या होगा? अगर मान लो इनको कम करते हैं तो इनका कार्यभार बढ़ाएंगे थोड़ी सी, और ये क्या होगा कि कुछ ऐसा, मान लीजिए इनके अंडर में 3, तो इन सब के अंडर में बढ़ाएंगे, इन सब के अंडर में बढ़ा देंगे ताकि काम पूरा हो सके। या तो यही 10 आदमियों को देखेगा, और या तो ये कहेगा हम केवल 3 आदमियों को देखेंगे और ये 3 इनको देखेंगे, और ऐसे काम होगा। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, अगर इस आदमी के अंडर में कम लोगों को रखना है तो नीचे ये बढ़ जाता है। ये बढ़ जाने का मतलब क्या है? पिरामिड का आकार बढ़ जाता है, यानी पद सोपान बढ़ जाता है। तो अगर नियंत्रण का क्षेत्र हम सिकोड़ेंगे तो पद सोपान बढ़ जाएगा, तब भी तो नियंत्रण गड़बड़ हो जाएगा। और अगर हम पद सोपान को कम करेंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र, जैसे इसे पद सोपान को कम किया तो एक कर्मचारी यहां बढ़ जाएंगे, हर आदमी के अंडर में कर्मचारी बढ़ जाएंगे। तो फिर ये बताइए कि नियंत्रण कैसे करें, और कौन सा पहले लागू करें, कौन सा बाद में लागू करें? तो दुविधा कर दिया ना आपने। तो यही कह रहे थे कि नियम दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसे जैसे मुहावरे विपरीत हैं एक दूसरे के। तो ये बताइए, ये नियम कहाँ हुए? नियम तो ये होता है कि एक बार नियंत्रण को अच्छा करने के लिए पद सोपान को छोटा करना है, यदि छोटा करना है उसमें कोई दुविधा नहीं होती, फिर कोई नियंत्रण का क्षेत्र नहीं होता। लेकिन या तो आप नियंत्रण का क्षेत्र बता दीजिए कि हाँ भी ये सिद्धांत है, इसी को मानने से काम चलेगा, या तो पद सोपान को मानने से काम चलेगा। एक चीज पर डिसाइड कीजिए। दोनों चीज कैसे डिसाइड की? और दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज को डिसाइड कर दिया। इसीलिए इन्होंने कहा कि इनका नियम बेकार का नियम है, इनका नियम सर्वव्यापी आधार पर लागू होने वाला नियम नहीं है। इसलिए क्या है कि इन ये जो विज्ञान अभी तक बनाना चाह रहे थे, चाह तो ये विज्ञान बनाना चाह रहे थे, लेकिन विज्ञान बना नहीं। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है इसके लिए डीप रिसर्च की जरूरत है, डीप थिंकिंग की जरूरत है, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत है। इनको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी। ये जिस तरीके से अध्ययन कर रहे थे, ये केवल अपने जगह का अध्ययन कर रहे थे। जैसे प्योल ने अपनी कंपनी के बारे में जान के और उसको पूरी दुनिया पे कह दिया इसको लागू कर दो। उन्होंने कभी रिसर्च नहीं किया कि भाई साहब ये फ्रांस में तो लागू हुआ, क्या अमेरिका में लागू होगा, क्या भारत में लागू होगा?
उन्होंने कभी इस बात का रिसर्च नहीं किया। उन्होंने कहा बस ये 14 नियम है, इसको लागू कर दो, बात बन जाएगी। उन्होंने कभी दूर दूर जाके रिसर्च तो किया ही नहीं इसके बारे में। उन्होंने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं कि ये वाला नियम काम क्यों करता है ऐसा। तो इन्होंने यही, हर्बर्ट साइमन ने कहा भाई कम से कम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट या ये सारी चीज समझ लेते हैं, देन ओनली जब आप नियम बनाएंगे, वो नियम बनेंगे सही वाले, और वो नियम बनेंगे क्या है, जो इसको साइंस बना पाएंगे। तो मिस्टर हर्बर्ट साइमन ने कहा, चुनौती दी और कहा कि सही वाले साइंस के लिए अच्छा वाला रिसर्च कीजिए, ये तो गलत हो गया। तो क्लियर हो गया हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा। तो ये पहले विद्वान थे। अभी दूसरे विद्वान एक हैं जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। कौन है? रॉबर्ट डाल, रॉबर्ट डाहल। थोड़ी क्या होता है कि इंग्लिश में स्पेलिंग जो होती है और हिंदी में जो लिखते हैं, कभी ढाल लिखते हैं, कभी डाहल लिख देते हैं, तो कभी कभी हम लोग थोड़ी लिबर्टी लेके और किसी किसी का नाम आगे पीछे कर देते हैं। तो यही समझना है। अभी रॉबर्ट डाहल पढ़ लीजिए, और हम लोग क्या होता है कि धीरे धीरे इनके नामों से अभ्यस्त हो जाएंगे जब, तो बस कुछ ही नाम हैं, जैसे ही अभ्यस्त हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मिस्टर रॉबर्ट डाहल ने क्या कहा कि भैया देखो, सब अगर साइंस बनाना चाहते हो सच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो क्या करना पड़ेगा? इन्होंने कहा मूल्यों का परित्याग करना पड़ेगा। मूल्यों का परित्याग। मूल्यों का परित्याग का मतलब है, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, नियम बनाते हुए ये मत करो, ये इस तरीके का काम मुझे पसंद है इसलिए यही नियम होगा ना। नियम जो होगा वो सर्वव्यापी आधार पर लागू होगा, भले आपको पसंद हो कि नहीं हो। ठीक है। आपकी पसंद नापसंद इसमें मैटर नहीं करती। आपको क्या है, एक नियम बनाते हुए मूल्यों का परित्याग करना पड़ेगा। वैल्यू यानी हमको क्या पसंद है, अगर रिसर्च में हमारी पसंद फेल निकलती है तो फेल मानना पड़ेगा, पास निकलती तो पास मानना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? मूल्यों का परित्याग, अपनी पसंद नापसंद को छोड़ दीजिए, रिसर्च पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और रिसर्च पर जब ध्यान देंगे तो नियमों की सर्वव्यापकता होगी, नियमों की सर्वव्यापकता हो जाएगी। तो दूसरी चीज है नियमों की सर्वव्यापकता। आपका नियम सर्वव्यापी रूप से लागू होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो अपनी पसंद नापसंद का परित्याग कीजिए और मूल्यों को देखिए कि वो सर्वव्यापी आधार पर लागू होते हैं। अगर वो ऐसे लागू होते हैं तब आप, जैसे साइंस में क्या होता है, हमको पता होता है इतने बज के इतने मिनट पे ग्रहण लगने वाला है, अगर ये काम करेंगे तो इसका विपरीत ये काम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसी इसकी चाल इतनी, इसकी चाल इतनी, कैलकुलेशन होता है, हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हम ग्रहों की चाल का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन में यदि कोई बदलाव कर रहे हैं तो हम पूर्वानुमान लगा सकें, इसका परिणाम यही होगा। यानी हम जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार का पूर्वानुमान, व्यवहार का पूर्वानुमान हम लगा सकें, यदि हम मूल्यों का परित्याग कर सके, यदि हम नियमों को सर्वव्यापी आधार पर लागू कर सके और व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सके, देन बन जाएगा साइंस। और अगर हम ये नहीं कर सके तो साइंस नहीं बनेगा। और इसको करने के लिए इन्होंने क्या कहा, कहा कि केवल एक देश में एक संस्था में मत रहिए, दुनिया भर का अंतर सांस्कृतिक अध्ययन कीजिए, अंतर सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। एक संस्कृति से उठाइए चीजों को और दूसरी संस्कृति में उसे लागू कीजिए, देखिए क्या वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं, उसी तरीके से लागू हो रहे हैं जिस तरीके से एक संस्कृति में लागू होते थे। ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्होंने साइंस, अभी तक तो इन्होंने कहा देखो साइंस तो बनाना है, लेकिन अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं हुआ। दूसरे चरण में जितने लोगों ने जो भी लिखा है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखा है,
उनका व्यक्तिगत अनुभव टेस्ट नहीं हुआ है, वो टेस्टिफाई नहीं है, इसलिए उसके आधार पर साइंस नहीं बन सकता। अगली बात इनसे पूछी गई, राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन जो पहले चरण में था वो एक्चुअली में होना चाहिए कि नहीं। तो यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन भी नहीं होना चाहिए, राजनीति और प्रशासन को विभाजित भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, राजनीति एवं प्रशासन का द्विविभाजन गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि कहते हैं कि भैया जो प्रशासक जिनको कहते हो कि ये नीति को लागू करते हैं, एक्चुअल में नियम भी, नीति भी वही बनाते हैं। नीति को बनाने में भी प्रशासक काम करते हैं और नीति को लागू करने में भी वही लोग काम करते हैं, दोनों में वही लोग काम करते हैं। तो फिर ऐसा है कि उनके बारे में अध्ययन केवल लागू करने तक सीमित क्यों हो, नीति बनाने में भी तो उनका योगदान है, तो उनका अध्ययन वहां तक भी तो जाता है। तो ये जो अलगाव है ये गलत है। भाई दो ही आधार लेके अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विकास कर रहा था, और इन्होंने दोनों दोनों अवधारणाएं थी, दोनों ही अवधारणाओं को या दोनों ही जो समझ थी उनको खत्म कर दिया। और इन्होंने कहा एकदम नए सिरे से इसका अध्ययन होना चाहिए, बढ़िया साइंटिफिक अध्ययन होना चाहिए। उसके लिए क्या है, इन्होंने निर्णय निर्माण की अप्रोच अपनाने को कहा। इन्होंने कहा सैद्धांतिक उपागम मत अपनाइए जो अभी तक अपनाया गया है, बल्कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में गहरी समझ पैदा कीजिए, और तब आप अपने नियम बनाइए। तब जब जो नियम बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो इन्होंने निर्णय निर्माण तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी या उपागम का प्रयोग करके तब नियम बनाइए, ज्यादा अच्छे बनेंगे, ना कि केवल अपने अनुभव के आधार पर नियम बनाइए। तो उसे सैद्धांतिक उपागम कह दिया गया। क्या कहा गया? सैद्धांतिक उपागम। तो इन्होंने कहा सैद्धांतिक उपागम के आधार पर, यानी केवल अपने अनुभव के आधार पर नियम बनाना छोड़ दीजिए, नए तरीके से नियम बनाइए। और नियम जब बनाते हैं तो यह भी ध्यान रखिए कि राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन नहीं है, इस आधार पर मत पढ़िए, क्योंकि इनको तो दोनों ही काम करने पड़ते हैं। तो भाई दो आधार लेके चले थे, दोनों आधार ध्वस्त हो गए, अब तक की पढ़ाई हो गई खत्म सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब नए सिरे से अध्ययन की आवश्यकता को इन्होंने रेखांकित किया। तो जब नए सिरे से अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित किया तो हम चतुर्थ चरण में आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो नए सिरे से इन्होंने तो नए सिरे से अध्ययन की प्रासंगिकता बता दी। नए सिरे से अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? 1948 से लेके 1970 माना जाता है जो नए सिरे से इन्होंने कहा अध्ययन, वो नए सिरे से अध्ययन चालू हुआ। भाई राजनीति वाले जो हैं, जो राजनीति और प्रशासन को अलग अलग मानते थे और इस आधार पर अध्ययन कर रहे थे, वो लोग राजनीति शास्त्र में वापस चले गए कि भैया जब राजनीति शास्त्र के सिद्धांत जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत से अलग नहीं हैं, तो भाई हम उन्हीं के अंडर में जाके देखते हैं, तैयारी करते हैं। तो एक क्या है, राजनीति क्षेत्र की ओर वापस चले गए। दूसरे कुछ लोग थे कि जो प्रशासन को विज्ञान बनाना चाहते थे, तो प्रशासन का विज्ञान कैसे, किन रिसर्च के माध्यम से डेवलप हो सकता है, उनकी ओर चले गए। तो प्रशासन के विज्ञान की ओर ये आगे बढ़ गए। ठीक है, तो अब बात क्या होती है यहां पर कि क्या हुआ इस युग में जब ये प्रशासन के विज्ञान की ओर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इस युग में प्रशासन के विज्ञान की ओर जब ये आगे बढ़े तो क्या हुआ। तो मैंने कहा यहां पर कि क्या है, किस तरह की चीजों का विकास हुआ ये दो घटनाओं के कारण। ठीक है, तो पहला क्या है, ऐसा कुछ समझिए कौन कौन सा चीजों का विकास हुआ।
तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो ये क्या हुआ, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। क्यों कि हमने पहले ही कहा था ना, उन लोगों ने एम्फेसाइज किया कि भाई तुलना करो इस देश की उस देश से, तो अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तुलना, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हो गया। इसी दौरान क्या है, देखा गया कि बहुत सारे देशों में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वहां के प्रशासन का अध्ययन का नाम दिया गया विकास प्रशासन। फिर क्या है, जो भी लोक प्रशासन अभी तक पढ़ा जा रहा था उसके सोचने समझने में परिवर्तन आया, क्योंकि वो क्या है तब बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। इसलिए जो आगे आया वो क्या है, नवीन लोक प्रशासन आया, नवीन लोक प्रशासन ये आया। फिर लोक चयन स्कूल, लोक चयन स्कूल यानी विचारधारा, स्कूल का मतलब यहां विचारधारा से है, ठीक है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, है ना, ये अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग सोचने समझने की शैली, अलग अलग काम करने का तरीका, इस तरीके से हमने क्या है अब डेवलप किया। क्योंकि हमको तो एकदम नए सिरे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखना था, क्योंकि लोग क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में लौट गए और लोग इसको प्रशासन का विज्ञान बनाने के लिए रिसर्च करने की ओर चले गए। जब उन्होंने ये सब किया तो उन्होंने इस तरह की नई नई ब्रांच डेवलप की लोक प्रशासन की। तो अब केवल सिद्धांत निर्माण और केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रह गए कि हम उन सिद्धांतों तक सीमित रह जाएंगे। अब हम सिद्धांत निर्माण करेंगे रिसर्च के आधार पर, और उसके कारण और अलग अलग तरह की समस्याओं पर चले गए। इसके कारण नई नई ब्रांचेज का डेवलपमेंट हो गया। और ये जो चतुर्थ चरण है, ये जो चतुर्थ चरण को उनका डेवलपमेंट हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, चतुर्थ चरण। इस समय समस्या क्या थी, अस्तित्व समाप्त हो गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, अपने अस्तित्व की खोज कर रहा है। तो यहां पर क्या था, अस्तित्व का संकट, अस्तित्व का संकट था, ठीक है। तो इसको, इस काल को कहा जाता है अस्तित्व के संकट का काल। संकट के काल में हम नई नई चीजें खोज लेते हैं। जब हमको समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हम नई नई चीजें खोज लेते हैं अपनी समस्या समाधान के लिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जब संकट आया, हमने नई नई चीज खोज ली, लोक प्रशासन के नए नए उसको आयाम को डेवलप कर लिया, और इस तरीके से हमने लोक प्रशासन को एकदम नई दिशा दे दी, ठीक है। तो लोक प्रशासन को चतुर्थ चरण में एकदम नई दिशा मिली, क्योंकि उस समय अस्तित्व का संकट हो गया था कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना पढ़ा लिखा वो तो सब रद्दी हो गया, तो नया क्या पढ़ें। तो लोग अलग अलग दिशाओं में पढ़ना स्टार्ट किया और लोगों ने ढेर सारी चीजों का अध्ययन कर डाला। अच्छा, इन सब के बारे में अलग अलग, भाई अंदर चलेंगे तो सबके बारे में डिटेल अंदर अंदर करेंगे, है ना। सबका मैंने कहा ना, सबका डिटेल यहाँ नहीं किया जा सकता, अंदर चलेंगे सब करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, जब यहां 1970 तक गए, तब तक एकदम नए तरीके की बात सामने आ चुकी थी। क्योंकि ये तो अलग अलग दिशा में गए, रिसर्च कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, और जिस तरह के रिसर्च का काम कहा गया था, दूसरे एक काम हमने और कर दिया था। क्या कर दिया था, मतलब ये जो अस्तित्व का संकट आया, वो एक काम उसने और कर दिया। उसने ये कर दिया था कि उसने द्विविभाजन की जो व्यवस्था थी उसको भी चैलेंज किया, उसको भी खत्म कर दिया। तो इसमें लोक प्रशासन में एक और नए चैप्टर का प्रादुर्भाव होता है, और वो कहलाता है लोक नीति परिप्रेक्ष्य। लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, वो भी तो इनके सोचने का विषय होगा, प्रशासकों के सोचने का विषय होगा। तो ये पंचम चरण में चले आए। पंचम चरण जब कहा गया लोक नीति परिप्रेक्ष्य, तो एक जमाना था जहां पर
रिसर्च तेजी से होने लगी। और दूसरा काम लोक नीति परिप्रेक्ष, यानी 1971 से लेके 1990 तक ये चला कि देखो अब राजनीति और लोक प्रशासन में कोई खास अंतर नहीं रहा है। तो जब कोई खास अंतर नहीं रहा है तो हम ऐसे लोक नीति परिप्रेक्ष्यों का विकास करें कि जब प्रशासक लोक नीति का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ें तब उस तरीके से काम कर सकें, और जब लोक नीति को इम्प्लीमेंट करने की ओर आगे बढ़ें तब कैसे काम करें। दोनों तरीके की सोच को ध्यान में रखकर यहाँ लोक नीति परिप्रेक्ष्य में अपने रिसर्च हुए। तो ये पांचवा चरण था लोक नीति परिप्रेक्ष्य, यानी प्रशासक न सिर्फ लोक नीति का निर्माण करता है बल्कि उसको लागू भी करता है। यानी पहले केवल उसको लागू करना हुआ माना जाता था, अब उसके निर्माण में भी उसके योगदान को माना जाने लगा। तो लोक नीति परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ। ठीक है, और ये बात अब बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई इस चरण के उदय से कि अब हम कभी उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र अलग अलग है। और आज भी ध्यान रखिए, आप जैसे नेट का एग्जाम दीजिए, उसमें क्या होता है, आप पब्लिक एड से एमए हैं तब भी आप क्या होता है कि भाई आप नेट का एग्जाम, और आप अगर राजनीति शास्त्र से एमए हैं तब भी दे सकते हैं। और जहां पर प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं वहां पर लोक प्रशासन से एमए करने के बाद और सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हो जाते हैं, या राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर लोक प्रशासन का प्रोफेसर हो सकता है। क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में जो सोचने समझने के तरीके हैं वो तो सिमिलैरिटी बहुत सारी चीज़ों की है। तो यानी राजनीति के क्षेत्र से अलग हम लोग प्रशासन को नहीं सोच सकते, उनके सिद्धांतों से अलग सिद्धांत का विकास नहीं करेंगे, उनके सिद्धांतों को समझते हुए उसी तरह के सिद्धांतों को विकास करेंगे। ये समझ में आ गया इस चरण में, जिसे पांचवा चरण कहा गया। ठीक है, अब पांचवा चरण कब समाप्त हुआ? तो पांचवा चरण 1990 से समाप्त होता है। 1991 से 1991 से वर्तमान तक एक नए चरण का उदय हुआ, क्योंकि दुनिया में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? LPG। क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन का विश्वव्यापीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? पहला, नियम कानूनों में छूट देना। नियम कानूनों में बहुत ज्यादा ढील दी गई, इसको उदारीकरण कहा गया। अभी तक बहुत कठोरता थी, बहुत नियंत्रण था। अब उदार तरीके से सोचा जाने लगा और नए नए संगठनों का विकास हुआ। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य तौर पर कहा गया सरकार इस क्षेत्र में काम ना करे, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर काम करना चाहिए, और उसके लिए नियम सरल होने चाहिए जिससे निजीकरण का विकास होगा। और साथ साथ क्या है, हर देश आइसोलेट तरीके से अपना विकास नहीं कर सकता, बल्कि ग्लोबल पूरी दुनिया में जुड़कर एक दूसरे के अनुभव को साझा कर अपना विकास कर सकता है। एक दूसरे के साथ, यानी पूरी दुनिया के मनुष्यों का विकास करना है, न कि केवल कुछ जगहों का विकास करना है। तो क्या हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब हम जोड़कर उसका तालमेल स्थापित करते हैं, क्या कहलाता है? विश्वव्यापीकरण। तो ये समझ गए इसका अर्थ क्या हो? तो ये आया, इस सोच ने दुनिया को हिट किया, इसलिए 1991 से लोक प्रशासन में भी परिवर्तन आया। तो लोक प्रशासन में जो परिवर्तन आया, पहला परिवर्तन इसने क्या किया? आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका को कम कर दिया। निजीकरण मैंने कहा, निजी क्षेत्र की भूमिका को अधिक कर दिया। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में इनकी भूमिका को कम कर दिया। यानी अब
साबुन तेल सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार क्या है, सरकार यहाँ पर देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या है, निजी लोग जाएंगे, ये साबुन तेल का निर्माण करेंगे, ये सरकार साबुन तेल का निर्माण करने के लिए नहीं है। लेकिन सरकार क्या करने के लिए है आर्थिक क्षेत्र में, मतलब ऐसा नहीं कि आर्थिक क्षेत्र से पूरी तरह समेट लिया आपने आपको, साबुन तेल का यही निर्माण करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से करते हैं कि जहां भी वो क्या होता है, कमी होती है वहां उसकी पूर्ति की जाती है, जहां मांग होती है उसकी आपूर्ति की जाती है। प्राइवेट सेक्टर इस आधार पे काम करता है, भाई जिस चीज की डिमांड समाज में है उस चीज को हम बनाएंगे और समाज की आवश्यकता को फुलफिल करेंगे, या समाज को हम सुविधा देंगे। जिस चीज की आवश्यकता समाज में, सॉरी, जिस चीज की मांग समाज में मौजूद है। अच्छा, मांग का मतलब क्या होता है ये भी जरा समझ लीजिए। भाई हमें लाख किसी चीज की आवश्यकता, हमें गाड़ी की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन वो मांग नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाएगी? अरे भाई हमारी क्षमता ही नहीं है गाड़ी खरीदने की। जब हमारी क्षमता, आवश्यकता भी हो और क्षमता भी हो जाए, तब हम मांग करते हैं और तब आपूर्ति करने वाला आपूर्ति करेगा। भाई हम भले हमारी आवश्यकता बहुत है, लेकिन अब हमारे पास है 10,000 रुपये, अब कहते हो भैया गाड़ी चाहिए, 4 रुपये गाड़ी चाहिए, और वो मिलता है 10 लाख का, आपके पास है 10,000 रुपये। तो आप डिमांड थोड़ी पैदा कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप मान लीजिए 10 लाख 50 लाख लेके मार्केट में खड़े हैं तो आप डिमांड पैदा कर रहे हैं, अभी पैदा करो। तो मांग पैदा करते हैं तो आपूर्ति होती है, निजी क्षेत्र का गुण है। लेकिन सरकार ऐसे काम नहीं करती। गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी कपड़ा चाहिए, भले उसके लिए उसके पास पैसा हो कि ना हो, उसकी केवल आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति सरकार कर देती है। तो सरकार को कहां कहां आवश्यकता और आपूर्ति के बीच में सामंजस्य बनाइए। जो लोग मांग करने की स्थिति में है उनकी आपूर्ति तो अब निजी क्षेत्र कर दे रहा है। तो आप समझ गए क्या है, आर्थिक क्षेत्र से ऐसा नहीं कि पूरी तरह गायब हो गया कि भाई सरकार ने अब छोड़ दिया, अब निजी क्षेत्र के हाथ में छोड़ दिया, सारा काम निजी क्षेत्र कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। निजी क्षेत्र मांग आपूर्ति के बीच का अंतर पूरा कर रहा है, जबकि आवश्यकता आपूर्ति के अंतर का जो व्यवस्था है वो कौन पूरा कर रहा है, तो वो सरकार पूरा करती है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखते हैं। हाँ, कभी कभी मिस हैपनिंग हो जाती है। चलिए, तो यहां पर देखा आवश्यकता आपूर्ति, मांग आपूर्ति, आवश्यकता आपूर्ति, ठीक है। तो सरकार यहां पर काम करेगी। अगला, सरकार आर्थिक क्षेत्र में नहीं करेगी काम तो और किस क्षेत्र में करेगी? सरकार का डेवलपमेंट का काम है, तो सरकार आर्थिक क्षेत्र में तो मैंने बता दिया उसकी जगह कहां चली गई। अब दूसरा आया सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र, तो सरकार को सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र मतलब क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, है ना, गरीबी, भूखमरी, ये क्या है? सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र काम कर लेगा। केवल सरकार को इस स्थिति में काम करना चाहिए, यानी उनको नियंत्रित करती रहे कि आवश्यकताओं की आपूर्ति भी होती रहे, न कि केवल मांग की आपूर्ति हो। बस इतना सा काम रह गया सरकार का, लेकिन सरकार का बहुत बोझ यहां से हल्का हुआ, ठीक है। फिर सामाजिक क्षेत्र की ओर, सामाजिक क्षेत्र मैंने बताया आपको क्या, कि गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर, इन सब बातों पर भी सरकार का सहयोग करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। एक नया कॉन्सेप्ट जो पैदा हुआ, सिविल समाज की भूमिका। सिविल समाज, ये पैदा हुआ। तो यहां पर काम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में सिविल समाज पैदा हो गया, सरकार के साथ साथ। आर्थिक क्षेत्र में पैदा हुआ निजी क्षेत्र, और सामाजिक क्षेत्र में सिविल समाज। सिविल समाज क्या है? सिविल सोसाइटी क्या है?
पूरे जो क्या होता है समाज होता है, उसमें 3 प्रकार के संगठन ही आप देखेंगे। पहला संगठन जिसे कहा जाता है सरकारी संगठन, तो जितने सरकार के संगठन है सब सरकारी संगठन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का संगठन जिसे निजी क्षेत्र कहा जाता है, जो लाभ की दृष्टि से काम करता है कि हमको किसी काम को करने में कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा क्षेत्र है संगठन बनाने के, मतलब संगठन जो बनते हैं उनमें दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिस तरह के संगठन बनते हैं। पहले तरह के संगठन सरकार के संगठन बनते हैं, दूसरे तरह के संगठन निजी क्षेत्र बनता है जो लाभ के लिए काम करता है। तीसरे तरीके का संगठन एनजीओ का नाम सुना है आप, दबाव समूह का नाम सुना है आपने, है ना। तो ये जो एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दबाव समूह है, सहकारी समिति है, इन सब को मिलाकर हम एक शब्द दो देते हैं, उसको कहते हैं सिविल समाज। तो सिविल समाज इन सब को मिला के, तो ये तो उदाहरण हुए। तो सिविल समाज किसे कहते हैं? संगठित समाज, जो सरकार और निजी क्षेत्र से भिन्न हो। यानी 2 प्रकार का संगठन मैंने आपको बता ही दिया। संगठित समाज, देखिए ये सब संगठन हैं, कौन कौन से? एनजीओ मैंने बताया, सहकारी समिति बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया, ये सब संगठन है, ठीक है। लेकिन ये सारे संगठन क्या काम करते हैं? सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम नहीं करते। अच्छा, जनता का हित का काम कौन है? सरकार का क्षेत्र है। सरकार के क्षेत्र में ये जो अन्य संगठन हैं, जनता के संगठन है, वो भी काम कर रहे हैं। तो जो ऐसे संगठन काम कर रहे हैं लेकिन वो सरकारी नहीं हैं, उनको हम सिविल समाज कहते हैं। तो ऐसे संगठित समाज या समाज के ऐसे संगठन जो सरकारी ना हो और जो निजी क्षेत्र ना हो या निजी लाभ की भावना से कार्य ना करते हो, वो सारे के सारे संगठन सिविल समाज कहलाते हैं। उनका उदाहरण है एनजीओ, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीबीओज, जितने भी आप तरह के संगठन देखते हैं समाज में, सब ऐसे ही संगठन हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज सिविल समाज समझ में आ गया होगा। तो यहां पर सिविल समाज जितनी ज्यादा भूमिका हो जाएगी, यानी समाज खुद से अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा, समाज खुद से अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए हो जाएगा, तो सरकार पर बोझ कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास करने के लिए निजी क्षेत्र आ गया, यानी लोग ऐसे संगठन बनाएंगे निजी क्षेत्र में, और यहां भी लोग संगठन बनाएंगे, लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद के बनाए संगठनों से करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी यहां भी लोगों के बनाए हुए संगठन अब उन समस्याओं का समाधान करने लगे। ये नई अवधारणाएं कब आई? 1991 के बाद से आई, ठीक है। कुछ और अवधारणाएं इसी समय जन्म लेती हैं, जैसे एक है नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रबंधन की विचारधारा क्या कहती है कि अभी तक लोक प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययता पर जोर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि केवल प्रभावशीलता पर जोर दिया जा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ ये भी समझ लीजिए। प्रभावशीलता का मतलब है जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस बात पर सरकार ध्यान दे रही थी अभी तक। लेकिन कहा गया भाई साहब, जनता को सुविधा देने के लिए सरकार सक्षम भी तो हो, सरकार की सक्षमता का भी तो दिमाग ध्यान में रखेंगे ना, कि भाई सरकार के पास पैसा होना चाहिए तभी तो जनता की सेवा करे, नहीं तो क्या होगा? उधार लेगी, उधार ले लेके उधार के चक्कर में फंस जाएगी और डूब जाएगी सरकार। तो सरकार डूबे नहीं बल्कि निरंतर जनता की सेवा करती है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। निरंतर कब काम करेगी? जब वो इन तरीकों से काम करेगी। कार्यकुशल मतलब काम, हर काम को करने का एक बेहतरीन ढंग होता है, सबसे अच्छा ढंग होता है। मतलब काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कोई ऐसे ही काम चलाऊ काम करता है और कोई एक्सपर्ट के तरीके से काम करता है।
तो जब एक्सपर्ट के तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, उसमें आपके पैसे का वर्थ होता है, आपके पैसे का जो पैसा लगाएंगे, जो चीज लगाएंगे उसकी उसका मूल्य मिल पाएगा, वो काम आप कर पाएंगे। अदरवाइज अगर अकार्यकुशल तरीके से किसी ने काम कर भी दिया तो उसका वो प्रभाव नहीं हो पाएगा जनता तक। तो जनता की प्रभावशीलता बनी रहे इसके लिए कार्यकुशलता का होना बहुत आवश्यक है। प्लस ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा किसी काम में लगा दीजिए, भाई सरकार के पास लिमिटेड पैसा है तो कोशिश कीजिए कम से कम पैसे में काम चल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा काटने के चक्कर में आप काम की बलि दे देंगे। पैसा लगाएं, सफिशिएंट लगाएं, लेकिन फालतू ना लगाएं। ठीक है, इसी को कहते हैं मित व्ययता। भाई अगर कोई चीज 2 रुपए में आ जाती है तो जी 2 रुपए से काम चलाएं, कोई चीज 100 रुपए में आती है तो 100 रुपए से काम चलाएं। हम 101 भी क्यों दें अगर 100 रुपए से काम चलता हो। मतलब ये है मितव्ययता का, जो न्यूनतम पैसा है उसमें काम चला लें, हम उसको फालतू पैसा खर्च ना करें, तब व्यवस्था कहलाती है मितव्ययी व्यवस्था। तो सरकार के अंदर में ये चीजें लाई गई कि भाई जनता के लिए तो काम करना है, लेकिन कोई एक दिन थोड़ी काम करना है। अच्छा, नेताजी लोग क्या है इसी आधार पे आज तक भी चुनाव लड़ते हैं। वादा कर दिया, आ गए, उनको पता भी नहीं कि भाई साहब इतना बजट भी है सरकार के पास कि नहीं। अब भाई हमने जनता से वादा किया, हम कर देते हैं। कर तो दिया, अगली सरकार के ऊपर आपने ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि बात क्या होती है, आप तो करके चले जाएंगे, इधर से उधार उधर से उधार, सब कुछ उधार। फाइनली अगली जो सरकार आएगी उसका क्या होने वाला है, तो पता चला वो दिवालिया हो गई। पता चला वो मतलब अपना ढंग का काम करने की स्थिति में नहीं है, नॉर्मल काम करने की स्थिति में नहीं है। तो भाई हमको तो निरंतर काम करना है ना, तो ऐसे काम करना है कि जनता की सेवा लगातार होती रहे। इसको क्या कहा गया, नव लोक प्रबंधन की अवधारणा। तो नव लोक प्रबंधन की अवधारणा ने ध्यान दिया, यानी क्या है, जो लोक के लिए काम किया जा रहा है उसमें प्रबंधन यानी कार्यकुशलता और मितव्ययता को भी शामिल कीजिए। ये नवीन अवधारणा उसके अंदर शामिल हो गई। तो सरकार की किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी कार्यों में, वो यहां पर आया। इसके अलावा आज के दौर में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का बोलबाला है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, कोई भाई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है तो कोई फाइनेंस के लिए है, जैसे वर्ल्ड बैंक है फाइनेंस के लिए है, हेल्थ के लिए क्या है, WHO है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक संस्थाएं, वैश्विक संस्थाओं की अब दुनिया में भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। और दुनिया में बढ़ती जा रही तो उनके इंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं हर देश के लिए। तो भाई उनके इंस्ट्रक्शन को बिना समझे बूझे हम अपने देश का प्रशासन कैसे चला सकते हैं। हमारे देश की नीतियों पर भी उनके इंस्ट्रक्शन का असर पड़ेगा। तो ये भी पढ़ना हमारे लोक प्रशासन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये एक और चीज आ गई। फिर और क्या आया, अच्छा शासन या गुड गवर्नेंस। आपने सुना होगा गुड गवर्नेंस या अच्छा शासन। ये क्या है, 90 के दशक के बाद की अवधारणा है और विश्व बैंक ने इसे बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया। अब ये सामान्य ढंग से कैसे समझें कि अच्छा शासन क्या होता है, तो ये समझिए कि शासन को मापने के तरीके विकसित किए गए। जैसे हम लोग सूचकांक पढ़ते ना, सूचकांक में अब भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, भ्रष्टाचार में, गरीबी में, भुखमरी में, तमाम सारी चीजों में, प्रशासन में, तमाम जो अब नापने का स्टैंडर्डाइजेशन जो होने लगा। तो ये क्या है, अच्छा शासन, आपका शासन अच्छे तरीके से चल रहा है या खराब तरीके से, उसको मापने की विधियां विकसित होने लगी। अब ये भी दिमाग में रखा जाने लगा कि ऐसा नहीं कि बस वो किसी तरह खुश किए रहे जनता को, एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। नहीं जी, हर चीज को मापा जाएगा, हर चीज को मापने का एक तरीका विकसित किया जाएगा, हर चीज को मापा जाएगा और इस आधार पर चीजें होंगी। क्या इतना ही या और कुछ, तो और हुआ आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या तकनीकी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो इससे सरकार कैसे बच सकती है, नहीं बच सकते। तो सरकार में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है। सरकारी तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ना ई गवर्नेंस कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। सरकार में
सूचना तकनीकी के प्रयोग का बढ़ना ई गवर्नेंस कहलाता है। और आज के दौर में ये बहुत ज्यादा है, इस बात पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो किन मुख्य बातों पर ध्यान दे रहे हैं आज के दौर में प्रशासन में, वो हमने बताया। तो ई गवर्नेंस को भी डिटेल में पढ़ना है, अच्छा शासन को भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस तरह से बिहेव कर रही हैं उनके बारे में आजकल पढ़ाई हो रही है, नवलोक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, और जो संगठन है जो निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए हैं उनमें आवश्यकता आपूर्ति का नियंत्रण कैसे, आवश्यकता और आपूर्ति कैसे बनेगी उसके बारे में पढ़ना है। निजी क्षेत्र को कैसे नियंत्रण में रखना है, उनका रेगुलेशन करना है, उसके बारे में पढ़ना है। आज लोक प्रशासन का जो कंसर्न है इन विषयों की तरफ हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में लोक प्रशासन का कंसर्न किन विषयों की तरफ है, अगर केवल इतना मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए लिखने को 200 शब्दों में, मान लीजिए इतना ही क्वेश्चन आता है, क्या है, केवल आप ये जो छठवां चरण आपका आया, कौन सा है, कहा, यहाँ पर, जो यहाँ पर ये छठवां चरण आया, आपका पांचवां चरण यहाँ तक हो गया था, छठवां चरण जो 1991 से अभी तक आया, उस चरण को ही लिख देंगे तो वर्तमान में लोक प्रशासन किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है, यानी वर्तमान में लोक प्रशासन किस किस दिशा में काम कर रहा है, वो आपको क्लियर हो जाता है जो छठवां चरण है केवल इससे। तो ये जरूरी नहीं कि आपको सारे चरण ही पूछे जाए किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में चरण पूछे जाते हैं, किसी क्वेश्चन में वर्तमान स्थिति पूछी जाती है, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक पूरा ओवरऑल एक टॉपिक के तौर पर हमको क्या है, जब से इसका विकास हुआ तब से लेकर आज तक का हमको विकास पढ़ना था। वर्तमान समय में लोक प्रशासन कौन कौन से विषयों में कंसर्न है, यानी कौन कौन सी पढ़ाई लोक प्रशासन के अंतर्गत की जाती है, वो मैंने आपके सामने रखा। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था आपसे कि इससे आपको एक समझ डेवलप होगी लोक प्रशासन के बारे में, कि लोक प्रशासन कैसा सब्जेक्ट है, उसमें क्या चीज पढ़ा जाता है। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। और अगर आ गया हो और मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा हो तो भाई कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इस तरह के और प्रयास आप तक पहुंचेंगे, है ना। और लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट जो अगर आपको इसमें अच्छे लगे हों, क्या इस बात अच्छी लगी है, उस बारे में कमेंट करना प्रोत्साहित करता है निश्चित तौर पर किसी भी आदमी को जब वो मेहनत करता है। तो अगर आप उसमें अच्छे कमेंट लिखते हैं तो भाई प्रोत्साहन बढ़ता है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। और आगे और क्या क्या चीज़ों पर इस तरह के वीडियो आपको चाहिए वो बताते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं तो अपनी तरफ से वीडियो लाता रहूँगा, जो मेरी समझ से ये हैं कि भाई आपके लिए आवश्यक हैं वो वीडियोस तो मैं सामने लाता ही रहूँगा। लेकिन आप भी उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ी गर्मजोशी बनी रहेगी, और क्या है, मेरा काम भी सहज हो जाएगा और मेरी मेहनत भी मुझे लगेगा सफल हो गई अगर आप उसके साथ मतलब इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो धन्यवाद आज के लिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और होपफुली सभी कुछ अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।